हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 69D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट को समझेंगे। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 69D, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर हमें क्या बोला गया है? अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी की अगर आप कोई पैसा लेते हो या वापस करते हो किसके ऊपर? हुंडी के ऊपर। हुंडी यानी कि जैसे हुंडी को आप बोल सकते हो कि अगर आपको एक टर्म समझ आएगी, हवाला ट्रांजैक्शन हम टर्म यूज़ करते हैं। तो हवाला ट्रांजैक्शन और हुंडी एक ही बात होती है। जैसे कि कोई अरेबिक टर्म है हवाला ट्रांजैक्शन, तो अरेबिक के अंदर हम हवाला वर्ड यूज़ करते हैं कि जो पैसा ट्रस्ट के ऊपर दिया जाता है, मतलब आपको भरोसा करके दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं। तो वही चीज़ होती है। तो अगर आप कोई पैसा, जैसे मान लो आपको इंडिया से बाहर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो आपको वो पैसा भेज रहा है या आप उसको कोई पैसा भेज रहे हो, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि अमाउंट या तो आपने वो कैसे लिया है, हुंडी पे लिया है, या फिर वो अमाउंट आपने उसको रीपे किया है। अब अगर कोई आपको पैसा भेजेगा, मान लो वो गलत तरीके से ट्रांजेक्शन कर रहा है, क्योंकि फेमा भी हमें इस चीज़ के लिए मना करता है कि इस तरीके से ट्रांजेक्शन नहीं करनी, हमें अप्रूव्ड मेथड्स के थ्रू ट्रांजेक्शन करनी है, जो फेमा भी बोलता है। तो फेमा तो हमें इस चीज़ से रोकता है और उसकी पनिशमेंट भी देता है। इसी तरीके से इनकम टैक्स एक्ट भी, जो आपकी इस तरीके की इनकम अब हो गई, जिसको हम डीम्ड इनकम मान लेंगे, अगर आपने इस तरीके का कोई पैसा लिया है या फिर आपने वापस किया है किसी को। क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट पकड़ेगी तो आप ये थोड़ा ना बोलोगे कि उसने मुझे इस चीज़ के पैसे दिए थे, आप तो बोलोगे मैंने उधारी पे लिए थे या मैंने उधार पे लिए थे, मैं उसको वापस कर रहा हूँ। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप इस तरीके से कोई अमाउंट बोरो कर रहे हो या फिर रीपे कर रहे हो हुंडी के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या टैक्सेशन के प्रोविजंस रहेंगे, वो सेक्शन 69D के अंदर इसने बताए। इसने बोला कि अगर आप कोई भी अमाउंट बोरो करते हो हुंडी के थ्रू किसी भी व्यक्ति से, ठीक है, और या फिर कोई अमाउंट आप रीपे करते हो टू एनी पर्सन अदरवाइज देन थ्रू एन अकाउंट पेइंग चेक। इसने बोला आप अकाउंट पे ही चेक से कर लो, यानी कि चेक के थ्रू आपको करना है ना तो आप कर लो, क्योंकि चेक के थ्रू क्या होता है, बैंक इन्वॉल्व हो जाता है बीच में, और बैंक के थ्रू अगर कोई ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो फिर वहाँ पे आप सर्विलेंस रख सकते हो, आप देख सकते हो कि किस चीज़ की ट्रांजेक्शन्स हो रही है। और अगर कोई चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहा है, यानी कि वो अप्रूव्ड मेथड्स के थ्रू ही ट्रांजेक्शन करेगा, क्योंकि अगर उसने कोई भी गलत ट्रांजेक्शन की तो वो पकड़ा जाएगा। तो वो अपनी सारी अप्रूव्ड मेथड के थ्रू ही ट्रांजेक्शन करेगा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट ने बोला आप चेक के थ्रू इस तरीके की पेमेंट्स करना चाहते हो, बोरोइंग लेना चाहते हो या अमाउंट रीपे करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, वहाँ पे हम आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उसके अलावा किसी और मेथड को यूज़ कर रहे हो और उस अमाउंट को आप बोरो कर रहे हो या रीपे कर रहे हो, तो फिर हम सेक्शन 69D को यूज़ करेंगे और बोलेंगे ये जो अमाउंट आपने बोरो किया है कहीं से, और या फिर आप अमाउंट वापस पे कर रहे हो किसी को, इसको हम आपकी क्या मान लेंगे? इनकम मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डीम्ड इनकम मान लेंगे। हमें नहीं पता ओरिजिनली आपने क्या किया उसको, वो आपने अमाउंट बोरो किया या क्या किया था, हम उसको आपकी इनकम मान लेंगे, जो भी व्यक्ति इसको बोरो कर रहा है या रीपे कर रहा है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ना बहुत सारी इलीगल ट्रांजेक्शन्स फॉरेन कंट्रीज के थ्रू की जाती थी, जैसे जिसको हम मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए फेमा को भी बनाया गया, और उस पैसे को अगर आ भी गया इंडिया के अंदर तो उसको कैसे हमें गवर्नमेंट तक वापस पूरा लेके जाना है, उसी के लिए इस प्रोविज़न को डाला गया। तो यहाँ पे उसको हम क्या मान लेते हैं? डीम्ड इनकम मान लेते हैं, जिस भी ईयर के अंदर वो हमको मिलता है। प्रोविजियो क्या बोल देता है? इफ एनी केस अमाउंट बोरोड ऑन हुंडी हैज बीन डीम्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन टू बी द इनकम ऑफ एनी पर्सन, सच पर्सन शैल नॉट बी लायबल टू बी असेस्ड अगेन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एन अमाउंट। तो एक बार अगर आपने उसको यहाँ पे मान लिया, उसकी डीम्ड इनकम मान ली, तो फिर दोबारा से आप उसको उस इनकम के लिए असेस नहीं करोगे अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन ऑन रीपेमेंट ऑफ सच अमाउंट। क्योंकि इसने हमें दो चीज़ें बोली थी कि आपको या तो अमाउंट जब आप बोरो कर रहे हो तो हम उसको इनकम मान लेंगे, या फिर जब आप रीपे कर रहे हो तब हम उसको इनकम मान लेंगे। लेकिन जब आप उसने बोरो किया था तभी आपने उसको इनकम मान लिया था सेक्शन 69D के अंदर, तो जब वो उस अमाउंट को रीपे कर रहा होगा तब आप उसको इनकम नहीं मानोगे, उसकी कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं करोगे। लेकिन अगर मान लो कहीं पे बोरो की कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं थी और अब वो कहाँ से पता नहीं रीपे कर रहा है, एक तरीके से पैसा गलत तरीके से ही दे रहा है, तो ये रीपे करके वो बोल रहा है कि मैंने उधार लिए थे और मैं रीपे कर रहा हूँ, तो फिर उस वक्त हम इसको इनकम मान लेंगे। तो अगर बोरो के वक्त हमने उसको इनकम मान लिया था तो रीपे के वक्त दोबारा से इनकम नहीं मानेंगे। ये चीज़ इसने प्रोविजो के अंदर बोली है। For the purpose of this section, the amount repaid shall include the amount of interest paid on the amount borrowed। इसके अंदर जो अमाउंट है, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, वो भी हमें इंक्लूड कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें इलस्ट्रेशन दे रखी है, इससे हमें समझ आ जाता है कि क्या ये समझाना चाह रहा है इस प्रोविजन के अंदर। और ये जो प्रोविजन है ना, एक तो यहाँ पे इसने ये हमें बोल दिया कि हम उसको इनकम मान लेंगे। अब इनकम मानने के बाद ना हम उसके ऊपर 30% का स्लैब रेट से टैक्स नहीं लगाते नॉर्मल जो होता है, हम इसके ऊपर सेक्शन 115 BBE को यूज़ करते हैं, जिसको हम सेपरेट वीडियो के अंदर अलग से भी समझेंगे। जिसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी इनकम हुई है ना, उसके ऊपर फ्लैट 60% का आपको टैक्स देना पड़ता है, और जो स्लैब रेट होते हैं वो भी आपको नहीं मिलते, जो नॉर्मल हमारे 10% 20% के हमने बना रखे हैं, वो वाली भी नहीं चीज़ मिलती आपको। एंड देन आपको कोई लॉसेस सेट ऑफ
ऑफ करने हैं, कैरी फॉरवर्ड करने हैं, वो सब भी नहीं कर सकते। और फिर इस 60% के ऊपर भी ना सरचार्ज लगाया जाता है 25% का, एजुकेशन सेस लगाए जाते हैं जितने होते हैं, इंटरेस्ट लगाया जाता है, तो ये आपका 84% तक, इतना ज़्यादा 85% तक ऐसे चला जाता है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे पूरी ही इनकम ले लेती है इसके ऊपर। तो इसलिए इस तरीके से इसको रोकने के लिए ही बनाया गया। अब जैसे हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, चेतन लाल नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, एक पैसा बोरो किया हुंडी से, किसके ऊपर, कितने रुपए का, 25,000 रुपए का, बाय वे ऑफ बियरर चेक ऑन 11/9/2020। और उसने साथ में किस तरीके से लिया, बियरर चेक से लिया, कि बियरर चेक कौन सा होता है, जिसके पास चेक होगा उसका मान लिया जाएगा। तो उसने बियरर चेक के थ्रू ये अमाउंट बोरो किया और रीपे कर दिया सेम अमाउंट 30,000 रुपये, मतलब इंटरेस्ट इन्वॉल्व करके, कब, 12/12/2020 को, उसी साल में रीपे कर दिया। अब जो असेसिंग ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, वो नोटिस इशू कर देते हैं कि ये जो अमाउंट चेतन लाल ने बोरो किया है हुंडी के ऊपर, इसको हम टैक्स के अंदर चार्ज करेंगे 31/3/2021 वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मतलब जो प्रीवियस ईयर था उसके अंदर हम इसको इनकम टैक्स लगाएंगे उसके ऊपर। तो चेतन लाल आपके पास आता है और आपका ओपिनियन लेता है कि क्या ये जो असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर किया है ये सही है या नहीं है, कि क्या मेरा ये इनकम टैक्स इस पर बनेगा या नहीं बनेगा, या मेरी ये डीम्ड इनकम मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप सेक्शन 69D के हिसाब से इसका आंसर देंगे। सेक्शन 69D क्या बोलता है कि जहां पे भी आप कोई अमाउंट बोरो करते हैं हुंडी के ऊपर, या फिर कोई भी अमाउंट ड्यू होता है, जैसे कि आप वापस रीपे जब उसको करते हैं, किस मेथड से, अकाउंट पे चेक मेथड के अलावा किसी और मेथड से, तो जो अमाउंट आपने बोरो किया या रीपे किया उसको हम क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे उस पर्सन की जिसने उसको बोरो किया, या फिर जब आप उसको रीपे कर रहे हो तो उस वक्त आपकी वो इनकम मान ली जाएगी। फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट वॉज सो बोरोड और रीपेड। For the purpose of this section, the amount repaid shall include the amount of interest paid on the amount borrowed। तो ये 30,000 का अमाउंट को हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल था प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था उसकी ट्रीटमेंट हमें क्या करनी होगी। तो इस केस में क्या था, जो मिस्टर चेतन लाल थे उन्होंने 25,000 बोरो तो किए थे हुंडी के ऊपर, लेकिन कैसे किए थे, बेरर चेक के थ्रू किए थे। तो इसलिए ये इनकम मानी जाएगी चेतन लाल की प्रीवियस ईयर 2020-21 के अंदर। लेकिन जब इसकी रीपेमेंट की जाएगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वाज मेड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, द सेम वुड नॉट बी हिट बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 69D। तो इसलिए फिर उस वक्त इसके ऊपर आपका सेक्शन 69D के थ्रू इसके ऊपर नहीं लगेगा सेक्शन 69D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। देयरफॉर द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इज नॉट वैलिड। तो इसलिए जो असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर कर दिया था कि ये इनकम होगी, वो गलत ऑर्डर किया उसने, लॉ टू द एक्सटेंट ऑफ ट्रीटिंग द अमाउंट रीपेड बाय अकाउंट पे चेक एज इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्योंकि जितना अमाउंट उसने अकाउंट पे चेक के थ्रू वापस किया उसको हम नहीं मानेंगे, उसके अलावा अगर उसने कोई अमाउंट पे किया होता है किसी तरीके से तो फिर हम उसको उसकी डीम्ड इनकम मान लेते। तो इस तरीके से हमें समझ आता है कि सेक्शन 69D का प्रोविजन हमें क्या बोलता है कि अगर हम हुंडी के ऊपर कोई अमाउंट बोरो करते हैं या रीपे करते हैं तो उसको हमारी डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा उस साल की। उसके ऊपर कोई अगर इंटरेस्ट का अमाउंट है तो उसको भी उस प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं। और इसकी जो चार्जेबिलिटी है कि कितने परसेंट इसके ऊपर टैक्स लगेगा वो हमें सेक्शन 115BBE के अंदर दे रखा है। इस तरीके से जो डीमिंग प्रोविजंस है वो हमारे सेक्शन 60 से स्टार्ट होते हैं, तो उनको हम देखेंगे एंड देन सेक्शन 115BBE को देखेंगे। 15BBE ने जस्ट जनरली इतनी ही बात बोली है कि आपको 60% टैक्स देना होता है और आपको जो बाकी सारे बेनिफिट्स होते हैं जो नॉर्मली मिलते हैं बाकी आपकी कैलकुलेशंस के अंदर वो आप बेनिफिट्स नहीं ले सकते। और जो आपका 60% का टैक्स है इसके ऊपर आपको सरचार्ज, एजुकेशन सेस, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब भी आपको करनी पड़ती है। तो मेरे को लगता है आपको सेक्शन 69D समझ आया होगा कि अगर हम कोई अमाउंट बोरो करते हैं या रीपे करते हैं हुंडी के ऊपर तो उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होती है। ये एक डीमिंग प्रोविजन है, डीम इनकम का प्रोविजन है जहाँ पे आपकी इनकम को डीम्ड कर लिया जाता है अगर आप चेक के थ्रू इस पेमेंट को नहीं करते हो तो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।